स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। सुबह छत्तीसगढ़ में थे, थोड़ी देर में योगी के गोरखपुर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर से काशी तक कैसे 27 सीटों को साधने की तैयारी चल रही है बताएंगे आपको। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी ने रायपुर से विपक्ष को क्या मैसेज दिया वो सुनना जरूरी है। मोदी ने कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं, विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है, मोदी एक्शन की गारंटी है। वो ना मोदी को डरा पाएंगे ना हिला पाएंगे। कि कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। उसने गलत किया है, वो बचेगा नहीं। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता पर भी हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके का कैंपेन चला रही है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोल रहे हैं। करप्शन पर चोट की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो डर जाए वो मोदी नहीं है। हर्षवर्धन जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी कहते हैं कि इस पर मैं चर्चा करूंगी, उससे पहले प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर हम दिखा दें। गोरखपुर की मशहूर गीता प्रेस में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी को वहां खासतौर से इनवाइट किया गया है। गीता प्रेस में पीएम मोदी चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन करेंगे। गीता प्रेस के प्रोग्राम के अलावा प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नए मॉडल की आधारशिला भी रखेंगे। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। एक वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर टू लखनऊ जाएगी, जो कि अयोध्या होते हुए निकलेगी। पीएम के स्वागत के लिए स्टेशन को सजाया संवारा गया है। सीएम योगी ने खुद स्टेशन से लेकर गीता प्रेस तक सारी तैयारियों का जायजा लिया है। योगी जब गीता प्रेस में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तो वो नंगे पांव थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गीता प्रेस की चर्चा इन दिनों जरूर हो रही है, क्योंकि पुरस्कार का जो ऐलान है वो सरकार की तरफ से किया गया। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन आज शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रही हैं। लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब गीता प्रेस पहुंचे तो नंगे पैर पूरे परिसर का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। गोरखपुर के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। वाराणसी में मोदी आज 1200 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर के बीच डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 3 रेल लाइनों का लोकार्पण भी करेंगे। वाराणसी जौनपुर सेक्शन की 4 लेन वाली सड़क का उद्घाटन करेंगे। 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लाभार्थियों को घरों की चाबियां और आयुष्मान कार्ड भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री रायपुर से होते हुए सीधा गोरखपुर पहुंच रहे हैं और गोरखपुर के बाद प्रधानमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस भी पहुंचेंगे, जहां आज कई करोड़ की सौगात बनारस वासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। लेकिन इस पूरे समीकरण को अगर आप समझेंगे तो काशी क्षेत्र में 14 सीटें हैं, गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा सीटें आती हैं। पीएम मोदी की फिलहाल पूर्वांचल की इन 27 सीटों पर नजर है। बीजेपी के पास 13 सीटें हैं, बीजेपी के पास 10 सीटें, यानी अगर आप बात करेंगे काशी क्षेत्र की तो 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। गोरखपुर की अगर बात करेंगे तो 13 सीटों में से 10 सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इन सीटों में कैसे इजाफा हो, ये कोशिश अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी और इसीलिए आगाज हो रहा है गोरखपुर से और इसके बाद प्रधानमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस भी जाने वाले हैं। बनारस जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। हर्षवर्धन जी, शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बयान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि मोदी है, डरने वाला नहीं है, ये साफ संदेश है विपक्षियों को कि आप कितना भी एकजुट हो जाइए, 2024 में कमाल मैं ही करूंगा। नहीं, नरेंद्र मोदी की अपनी शैली है और चूंकि जो जनादेश है वो उसको सपोर्ट करता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। अगर नेता कोई बात कह रहा है और जनता का समर्थन ही उसमें शामिल नहीं है तो बड़ी खोखली हल्की बात लगती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की कही हुई बात ज़्यादा वजनदार होती है, उसमें दम बहुत आ जाता है। लेकिन आज जो लोकार्पण करने जा रहे हैं परियोजनाओं का, उत्तर प्रदेश आज जाकर फुल्ली, जिसको कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन होंगी। आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कोई रेलवे लाइन अब नहीं होगी जहां इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो सका। अब कमाल की बात ये देखिए कि ये ऐसा नहीं है कि बनारस कोई कभी छोटा शहर था, बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी कोई बहुत छोटी थी। पूर्वांचल में बाकायदा, जिसको कहते हैं ना कि एक समय में तो वीर बहादुर सिंह जी उसी गोरखपुर से मुख्यमंत्री रहे और हालांकि उन्होंने अपने समय में कुछ कुछ करने की कोशिश की थी गीडा वगैरह बनाकर, लेकिन उसके बावजूद पूरा पूर्वांचल इतना पिछड़ा था कि 2 लेन की भी सड़कें बहुत कम थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूरे क्षेत्र में लगभग 4 लेन की सड़कें कर रहे हैं, जिसमें से एक का आज वो भी एक और लोकार्पण करेंगे जो जौनपुर से बनारस की होगी। सवाल यहां यह उठता है कि जब हम कहते हैं कि राजनीति किस लिए करना है, राजनीति अंतिम लक्ष्य तो यही होता है ना सत्ता का, कि आप जनता के रास्ते ठीक कर दें, रेलवे लाइन है तो दुरुस्त हो जाए, आधुनिक सुविधाएं आ जाए, पानी आ जाए। अब ग्रामीण पेयजल परियोजना पे वहां जो जिसको आज भी उसमें से एक हिस्सा है, जब ये सारी योजनाएं होती तो विपक्ष कहता है मुद्दों की राजनीति भाजपा नहीं करती, ये तो हिंदू मुसलमान करती रहती। कमाल की बात यह है कि ये जो योजनाएं हैं, इन सारी योजनाओं में किसी में हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया, इंडियन सिटीजन है क्या उस राज्य में, उस जिले में, वहां पर वो जो अर्हता उसकी उसमें शामिल होता है क्या? और एक और मैं कमाल की बात बताऊं, जितनी सरकारी योजनाएं मोदी सरकार में चल रही हैं, उन सारी योजनाओं का आधार 2011 का सेंसस है, जब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी कितना स्ट्रांग है उसको भी जाहिर करता है। और नरेंद्र मोदी इन्हीं सब वजहों से बोलते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, कितने भी एक हो जाओ, क्योंकि उनको अपने काम पर और विशेष करके जो जनता के लिए, पब्लिक के लिए जो काम हो रहा है, डिलीवरी पर, गवर्नेंस पर उनको भरोसा काम का आप जिक्र कर रहे हैं, इस काम के साथ साथ विपक्ष गोडसे और गांधी की राजनीति करने की भी बात कर रहा है। गीता प्रेस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो संदेश तो साफ है कि आप कुछ भी कहते रहिए, गोडसे गांधी कितना भी, गीता प्रेस भी जाएंगे और जो सम्मान दिया गया है उसका हम सम्मान भी करेंगे। देखिए, गीता प्रेस का इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं कर सकता तो कम से कम उसको अपमान से बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो कर बैठी। आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे तो जो विकास की योजनाएं होंगी उस सब की बात तो वहां होगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा जवाब, जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं, कहीं वो कल्याण के उस अंक से गांधी जी का लिखा हुआ उद्धृत कर देंगे, राजेंद्र प्रसाद जी ने कल्याण के अंक में जो लिखा था वो उद्धृत कर देंगे, भाई जी की कोई ऐसी बात जो इन संदर्भों में होगी उसकी वो बात करेंगे, और कांग्रेस को कैसे बताएंगे कि जो महात्मा गांधी के आदर्शों को लेकर चलने की बात करती थी, जो एक परिवार की पार्टी रह गई, उसका संकट यहां तक आ गया कि वो गीता प्रेस पर निशाना साधती। तो वो करते रहे गोडसे और सावरकर की राजनीति।
लेकिन मुझे लगता है कि यह देश बहुत ठीक से अब देख रहा है कि राजनीति में नकार कितना ज्यादा है और कोई राजनीति है जो भले के लिए सार्थक सकारात्मक बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के बाद सीधा गोरखपुर विनोद जी जा रहे हैं, तो गोरखपुर और बनारस के लिहाज से अगर समझा जाए, पूर्वांचल की इन सीटों को अगर समझा जाए, तो ये दौरा पीएम का कितना खास है? ऐसे में विकास योजनाएं भी लेकर जा रहे हैं और गीता प्रेस भी जा रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी बनारस से लोकसभा सांसद हैं, दूसरी बार चुने गए हैं काफ़ी, और प्रधानमंत्री जी के लिए एक आकर्षण है। बनारस में भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, वैसे तो देश में ही है, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश में और बनारस में और पूर्वांचल में काफ़ी आकर्षण है उनको लेकर के। और संयोग की बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हैं, तो बनारस प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव क्षेत्र भी है विधानसभा में, और जिला भी है, निवास भी है, तो ये एक संयोग है। मुझे लगता है कि चूंकि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है और पूर्वांचल का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं रहता, उसका असर आगे बिहार तक जाता है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़े 2014 में, तो उसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को। और ये जो परियोजनाएं हैं, निश्चित रूप से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता रहा। पूर्वांचल भी पिछड़ा था, बुंदेलखंड भी पिछड़ा, और इस बात को लेकर के हमेशा पूरब और पश्चिम के बीच में उत्तर प्रदेश में ये एक तनातनी भी रहती थी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो घोषणाएं आज वंदे भारत ट्रेन की है या इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन की है, ये सारी योजनाएं निश्चित रूप से उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, और खासकर पूर्वांचल की दृष्टि से। और इसका एक राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से जनता उस काम को देखती है और उसका लाभ भी मिलता है। जहाँ तक, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट समय के साथ होता है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाए। और बनारस में जब कमलापति त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने बनारस का स्टेशन और वो जो है काफ़ी उसमें काम किया था अपने हिसाब से, जो उस समय जितना हो सकता था। तो शास्त्री जी वहीं से चुन के आते थे, वो भी प्रधानमंत्री रहे। मुझे लगता है कि जो गीता प्रेस वाला मामला है, वहाँ कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हुई, और शायद इसीलिए कांग्रेस अब खामोश है उस मुद्दे पर। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया उसको लेकर, क्योंकि एक विवाद गांधी जी की हत्या के समय हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने उस आधार पर ट्वीट किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जो इस देश के ही नहीं, दुनिया भर के हर हिंदू घर में और गैर हिंदुओं के यहाँ भी जिनकी दिलचस्पी सनातन धर्म में अध्ययन में है, वो बिना गीता प्रेस में छपी हुई किताबों के ग्रंथों के कर ही नहीं सकते। विनोद जी, उस चूक को सुधारने की कोशिश भी तो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई, वो ट्वीट भी जारी रहा, उस ट्वीट पर नहीं की उन्होंने, ये जाने क्यों नहीं की, उसका नुकसान फायदा जो भी होगा वो भुगते हैं, उसको ये जाने समझे। लेकिन इतना जरूर है, हाँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जरूर उसमें बोल करके और मजम्मत की थी अपनी पार्टी के नेताओं की, और बोले थे। और आचार्य जी का ये कहना था, जो मेरी व्यक्तिगत बात उनसे हुई थी, कि आप बोले भाई मैंने इस मामले में ऊपर बात करने के बाद तुमको समझाया, क्योंकि इन लोगों को तो पता ही नहीं गीता प्रेस का महत्व, तो मैंने ट्वीट किया। अब उससे कितना डैमेज कंट्रोल हुआ, कितना नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस, और आज जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे गीता प्रेस में, तो जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो उद्धृत करेंगे उन सारे उदाहरणों को, जो कि चाहे महात्मा गांधी का लेख हो या गीता प्रेस का जो योगदान है, या जो भी है। गीता प्रेस, भाई आप सहमत हो असहमत हो अलग बात है, लेकिन गीता प्रेस के योगदान को आप नकार नहीं सकते। प्रदीप जी, तो आज गीता प्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना संदेश होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। और जो पीएम इससे पहले रायपुर में बोलकर जा रहे हैं कि डरने वाला नहीं है मोदी, और ये बता रहे हैं कि करप्शन पर आप बेशक एक साथ मिलते रहिए, मेरी कार्रवाई जारी रहेगी, और ये बौखलाहट साफ दिखाई भी दे रही है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या संदेश आज यूपी के लिए जा रहा है? संदेश तो बहुत सारे हैं। एक खबर आपने दी कि सचित्र शिव पुराण का लोकार्पण करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसकी पहली प्रति इस देश के सबसे बड़े शिव भक्त को देनी चाहिए, राहुल गांधी को। उनको शायद भगवान शंकर के बारे में थोड़ी उनकी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन अच्छा सुझाव है आपका। हाँ जी। लेकिन जो आप देखिए, जिस तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और गीता प्रेस जाना, ये विकास और संस्कृति का सम्मिश्रण है। एक तरफ विकास है, कोई भी देश दुनिया का आगे बढ़ा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण बढ़ा है। जिस बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च कर रही है वो अभूतपूर्व है। इतने कम समय में इतना इन्वेस्टमेंट इससे पहले कभी नहीं हुआ, और इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि सारी योजनाएं समय के अनुसार पूरी हों। योजना की घोषणा हो जाना अच्छी योजना, किसी भी सरकार ने खराब योजना नहीं बनाई,
लेकिन योजना की घोषणा हो जाना और 10-10, 20-20 साल लटके रहना, उसका फिर कोई मतलब नहीं होता, उसका नुकसान ज़्यादा होता है, कॉस्ट एस्केलेशन होती है, वो हमको आपको ही चुकाना पड़ता है उसको। दूसरा, गीता प्रेस में जब वो बात करेंगे, कल्याण के पहले अंक की ज़रूर बात करेंगे, जिसमें महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कंट्रीब्यूट किया था पहले अंक में। तो अध्यात्म पर ज़्यादा जोर होगा गीता प्रेस के कार्यक्रम में, भारतीय संस्कृति पर ज़्यादा जोर होगा, जिसको आगे बढ़ाने का मुझे लगता है कि अगर देश में किसी एक संस्था का नाम लेना हो कि सनातन धर्म के विस्तार में जो आत्म विस्मृति का शिकार हिंदू है उसको जगाने का काम किया है अगर किसी संस्था ने, तो वो गीता प्रेस ने किया है। तो गीता प्रेस के योगदान को अगर जयराम रमेश नहीं समझते हैं तो इसका मतलब वो सनातन संस्कृति को नहीं समझते, इस देश की सभ्यता और धर्म को नहीं समझते हैं। ये कांग्रेस की बड़ी समस्या है पिछले 15-20 सालों की, कि वो मुख्य धारा जो देश की है, जो इस देश की थाती है, सनातन संस्कृति है, उससे कट गई है। वो ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है कम्युनिस्टों का, वामपंथी विचार का, जो आजकल जो है पार्टी में जो भी बड़े नेता हैं उनके सलाहकारों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को इस नज़रिए से देखते हैं पुरातन पंथी है, ये जो है मॉडर्निटी के खिलाफ है, इसका विरोध होना चाहिए, इसमें सब जो कुछ है बुरा ही है, इस पर हमको ग्लानि होनी चाहिए, कोई गर्व नहीं होना चाहिए। तो ये जो मानसिकता है इसने कांग्रेस का बहुत नुकसान किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस अब भी उसको समझने को तैयार नहीं है। इससे कोई मतलब, अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति का सम्मान करेगी तो उससे कोई बीजेपी को फायदा नहीं होने जा रहा, कांग्रेस पार्टी को ही फायदा होगा। आखिर इस देश की आजादी का आंदोलन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा आज गया। 2 बड़े मोर्चों पर संदेश दिया जाएगा, एक तो संस्कृति के लिहाज से और दूसरा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्षी एकता आप कितनी भी बना लीजिए, वो विपक्षी एकता मोदी के खिलाफ नहीं चलने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्षी एकता का लक्ष्य क्या है। एक बात समझनी चाहिए कि इस देश के राजनीतिक दलों को, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनकी आदत में शुमार हो गया गैर कांग्रेसवाद की राजनीति। आज जिस स्थिति में बीजेपी है, कायदे से उम्मीद ये थी कि गैर भाजपावाद की राजनीति जो है वो ज़्यादा प्रभावी होगी, ज़्यादा मुखर होगी, उसकी स्वीकार्यता ज़्यादा होगी, लेकिन होता हुआ उसका उल्टा दिख रहा है। अगर आप देखें बीजेपी के जो साथ हैं उनको छोड़ दीजिए, बीजेपी के साथ जो पार्टियां नहीं हैं उनमें ऐसी पार्टियों की संख्या काफ़ी है जो कांग्रेस के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ तो हैं ही। आप चाहे नवीन पटनायक की बात कर लीजिए, आप चाहे जगन मोहन रेड्डी की बात कर लीजिए, आप केसीआर की बात कर लीजिए, आप ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, आप अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, ऐसे नाम लेते जाइए आपको पार्टियों के जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। अगर उनकी कोई मजबूरी ना हो राजनीतिक तो कांग्रेस के विरोध में है और बीजेपी के समर्थन में नहीं है। लेकिन वो जो भावना थी, कितनी सफल हुई असफल हुई गैर कांग्रेसवाद की राजनीति, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस समय जो भावना होती थी कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने की, लड़ने की, एक साथ चलने की, वो उस तरह की भावना दिखाई नहीं देती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।